प्रदेश का एक ऐसा इलाका जहां पुलिस की गाड़ियां भी कई बार सोच समझ कर प्रवेश किया करती थी, जहां प्रशासनिक अधिकारियों की पोस्टिंग को लेकर कहा जाता था कि कुंडा संभालना हर किसी के बस की बात नहीं, और जहां एक नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पर अलग अलग भाव आ जाते थे। डर, सम्मान, गुस्सा, गर्व और रहस्य। जी हाँ, ये कहानी है उत्तर प्रदेश की राजनीति की उस सबसे चर्चित चेहरे की, जिसके पास राजशाही ठाठ भी था, सत्ता की ताकत भी और विवादों का ऐसा साया भी, जिसने उसे हमेशा सुर्खियों में रखा। एक ऐसा नेता जिसे समर्थकों ने गरीबों का मसीहा और राजपूत समाज का सबसे बड़ा चेहरा बताया, तो विरोधियों ने बाहुबली, माफिया और डर की राजनीति का प्रतीक भी कहा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की। प्रतापगढ़ के कुंडा से निकलकर राजा भैया ने ऐसा राजनीतिक साम्राज्य खड़ा किया जिसकी गूंज सिर्फ चुनावी मंचों तक सीमित नहीं रही, बल्कि सत्ता के गलियारों, पुलिस प्रशासन और पूरे पूर्वांचल की राजनीति में महसूस भी की गई। उनका भद्री रियासत के महलों से निकलकर विधानसभा तक का सफर और फिर जेल की सलाखों तक पहुंचने की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं लगती। उनकी जिंदगी में राजनीति है, सत्ता है, रुतबा है, लेकिन इसके साथ ही हत्या के आरोप भी हैं, गैंगस्टर एक्ट भी है, पोटा जैसा आतंकवादी विरोधी कानून है, पुलिस अधिकारियों की मौत से जुड़े विवाद हैं, और वो कहानियां भी हैं जिनमें कहा जाता है कि उनके तालाब में मगरमच्छ पाले जाते थे। लेकिन आखिर कौन है राजा भैया? कैसे एक राजघराने का लड़का उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे ताकतवर और विवादित चेहरा बन गया? क्या सच में कुंडा में उनकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता था? और क्यों हर सरकार, चाहे वो मायावती की हो, मुलायम सिंह की हो या अखिलेश यादव की, वो राजा भैया के नाम को कभी नजरअंदाज नहीं कर पाई? तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे राजा भैया की पूरी कहानी, उनका राजघराने से राजनीति तक का सफर, उनके ऊपर लगे आरोप, सत्ता से रिश्ते, दुश्मनी, विवाद, जेल और वो सच जिसने उन्हें हमेशा उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे रहस्यमय चेहरा बना दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको बता दें, रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का जन्म 31 अक्टूबर 1969 को कोलकाता में हुआ था। वो उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध भद्री रियासत से जुड़े एक राजपूत परिवार से पैदा हुए हैं, जहां बचपन से ही उन्हें राजवंश, ठाठ, सत्ता और प्रभाव का माहौल मिला। उनके पिता उदय प्रताप सिंह भद्री रियासत के राजा माने जाते थे। दरअसल पिता उदय प्रताप सिंह भद्री रियासत के राजा बजरंग बहादुर सिंह के भतीजे थे। चूंकि बजरंग बहादुर सिंह की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने राजा भैया के पिता उदय प्रताप सिंह को गोद ले लिया था। यहीं से उदय प्रताप सिंह भद्री रियासत के उत्तराधिकारी बने और आगे चलकर यही शाही विरासत रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया तक पहुंची। वहीं जबकि उनकी मां मंजुल राजे समथर स्टेट के शाही परिवार से थी। मंजुल राजे समथर रियासत के अंतिम शासक राजा चरण सिंह की बेटी और उत्तर प्रदेश के 6 बार विधायक रहे रणजीत सिंह जुदेव की बहन थी। वहीं आपको बता दें, राजा भैया के दादा बजरंग बहादुर सिंह भी बेहद प्रभावशाली व्यक्ति थे। वो पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के पहले कुलपति रहे और बाद में हिमाचल प्रदेश के दूसरे उपराज्यपाल भी बने। इस तरह राजा भैया को विरासत में सिर्फ राजशाही पहचान ही नहीं मिली, बल्कि सत्ता, प्रशासन और राजनीतिक प्रभाव की मजबूत नींव भी मिली थी। बचपन से ही राजा भैया ने एक राजसी और प्रभावशाली माहौल में जीवन बिताया। उन्हें शिकार, घुड़सवारी और महंगी गाड़ियों का शौक बचपन से ही था। वहीं आलीशान महल, हथियारों से लैस सुरक्षा कर्मी, बड़े राजनीतिक नेताओं और अधिकारियों की आवाजाही और आसपास के गांव में परिवार का जबरदस्त दबदबा, ये सब उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा था। आपको बता दें कि बद्री रियासत का नाम उस समय इलाके में ताकत और रुतबे की पहचान माना जाता था। गांव में लोग उनके परिवार को सिर्फ एक राजघराना नहीं, बल्कि सत्ता का केंद्र भी मानते थे। इसी माहौल ने बचपन से ही राजा भैया के व्यक्तित्व में एक अलग आत्मविश्वास और दबदबा पैदा कर दिया। कहा जाता है कि लोग उन्हें बचपन से ही सम्मान के साथ राजा साहब कहकर बुलाने लगे थे, लेकिन समय के साथ ये नाम बदलकर राजा भैया बन गया और आगे चलकर यही नाम उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसी पहचान बना जिसे आज भी लोग ताकत, विवाद और रुतबे के प्रतीक के रूप में याद करते हैं। वहीं राजा भैया की शुरुआती पढ़ाई प्रयागराज यानी उस समय के इलाहाबाद में हुई। उनकी प्राथमिक शिक्षा नारायणी आश्रम स्थित महाप्रभु बाल विद्यालय में हुई है। आपको बता दें, इसके बाद उन्होंने 1985 में भारत स्काउट एंड गाइड्स हाई स्कूल इलाहाबाद से स्कूल पास किया।
और फिर 1987 में कर्नलगंज इंटर कॉलेज से इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद राजा भैया ने लखनऊ विश्वविद्यालय से कानून यानी लॉ में स्नातक की डिग्री हासिल की। वहीं कुछ जानकारियों में यह भी बताया गया है कि राजा भैया ने मिलिट्री साइंस और मध्यकालीन इतिहास जैसे विषयों की भी पढ़ाई की थी। लेकिन उनकी शिक्षा की कहानी सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं है। इसके पीछे एक ऐसा पारिवारिक संघर्ष छिपा था जिसने बचपन से ही राजा भैया की जिंदगी को अलग दिशा दी। दरअसल उनके पिता उदय प्रताप सिंह बेहद ही पारंपरिक राजसी सोच रखा करते थे। उनका मानना था कि राजघराने के लोगों के लिए किताबों से ज्यादा जरूरी शस्त्र विद्या, घुड़सवारी और निशानेबाजी होती है। कहा जाता है कि वो अक्सर कहा करते थे कि ज्यादा पढ़े लिखे लोग बहादुर नहीं होते, पढ़ाई इंसान को कमजोर बना देती है। इसी वजह से वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा ज्यादा पढ़ाई करे। लेकिन राजा भैया की जिंदगी में उनकी माँ मंजुला देवी सबसे बड़ा सहारा बनकर सामने आई। समथर रियासत की राजकुमारी मंजुला देवी चाहती थी कि उनका बेटा शिक्षा हासिल करे। कहा जाता है कि उन्होंने पति की इच्छा के खिलाफ जाकर चुपके से राजा भैया को इलाहाबाद भेजा और स्कूल में दाखिला दिलवा दिया था। हालांकि 1989 में लखनऊ विश्वविद्यालय से पढ़ाई पूरी करने के बाद राजा भैया अपने पैतृक घर भद्री रियासत कुंडा लौट आए। उस समय उनकी उम्र करीब 20 साल थी। घर लौटने के बाद धीरे धीरे उनके आसपास के लोग, परिवार के सदस्य और इलाके के प्रभावशाली लोग ने उन्हें राजनीति में आने के लिए प्रेरित करना शुरू कर दिया। इसके बाद पीछे कई वजहें थी। सबसे बड़ी वजह थी उनकी शाही पहचान। वो भद्री रियासत के उत्तराधिकारी थे और कुंडा इलाके में उनके परिवार का दबदबा पहले से ही मौजूद था। लोग उन्हें सिर्फ एक राजघराने के युवक के रूप में नहीं बल्कि भविष्य के बड़े नेता के तौर पर भी देखने लगे थे। और क्योंकि उस दौर में उनके पिता उदय प्रताप सिंह राजनीति से दूरी बनाए रखते थे, तो ऐसे में स्थानीय समर्थकों और खासकर मां की तरफ से रिश्तेदारों का मानना था कि राजा भैया को राजनीति में आकर परिवार की ताकत और प्रभाव को आगे बढ़ाना चाहिए। इधर 1990 के दशक की शुरुआत में उत्तर प्रदेश की राजनीति तेजी से जातीय समीकरणों के इर्द गिर्द घूम रही थी। ठाकुर वोट बैंक को एक मजबूत राजनीतिक चेहरे की जरूरत थी और राजा भैया को स्वाभाविक तौर पर उस नेतृत्व के रूप में देखा जाने लगा। और फिर आया साल 1993, जब सिर्फ 24 साल की उम्र में राजा भैया ने प्रतापगढ़ की कुंडा विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा। बिना किसी बड़ी पार्टी के सहारे उन्होंने चुनाव भी जीता और उत्तर प्रदेश के सबसे युवा विधायकों में शामिल हो गए। और यहीं से शुरू हुआ राजा भैया का वो राजनीतिक सफर जो आगे चलकर उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे चर्चित, ताकतवर और विवादित अध्याय बन गया। सबसे खास बात ये रही कि 1993 से लेकर 2026 तक राजा भैया लगातार कुंडा सीट से विधायक चुने जाते रहे और उन्होंने ये साबित कर दिया कि कुंडा सिर्फ एक विधानसभा सीट नहीं बल्कि उनका राजनीतिक किला बन चुका था। हालांकि शुरुआत में राजा भैया के पिता उदय प्रताप सिंह उनके राजनीति में आने से पूरी तरह खुश नहीं थे। वो पारंपरिक राजसी सोच रखते थे और राजनीति की भीड़, समझौते और चुनावी माहौल को राजघराने की गरिमा के खिलाफ मानते थे। लेकिन समय के साथ उन्होंने बेटे के फैसलों को स्वीकार कर लिया। हालांकि एक बात हमेशा चर्चा में रही। कहा जाता है कि उदय प्रताप सिंह ने कभी भी खुद लोगों के बीच जाकर राजा भैया के लिए वोट नहीं मांगे। इसके पीछे भी उनकी राजसी सोच बताई जाती है। वो मानते थे कि राजा किसी से वोट नहीं मांगता, लोग खुद उसके साथ आते हैं। यही वजह थी कि वो चुनावी प्रचार से अक्सर दूरी बनाए रखते थे। लेकिन पर्दे के पीछे परिवार का प्रभाव और समर्थन हमेशा राजा भैया के साथ रहा था। वहीं 1993 में विधायक बनने के बाद राजा भैया उत्तर प्रदेश की राजनीति में तेजी से उभरने लगे। उस समय में राज्य की इस राजनीति बेहद अस्थिर थी और किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। पहले समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने मिलकर सरकार बनाई, लेकिन यह गठबंधन ज्यादा समय तक टिक नहीं पाया। 1995 तक आते आते दोनों दलों के बीच मतभेद गहराने लगे और आखिरकार मुलायम सिंह यादव और कांशी राम के बीच राजनीतिक दूरी बढ़ गई। इसके बाद बहुजन समाज पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर नया गठबंधन बनाया और मायावती को पहली बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। लेकिन इसी दौर में 2 जून 1995 को एक ऐसी राजनीतिक घटनाक्रम हुआ जिसने पूरे देश की राजनीति को हिलाकर रख दिया, जिसे आज गेस्ट हाउस कांड के नाम से जाना जाता है। इस घटना में राजा भैया का नाम भी जोड़ा गया। आरोप लगाए गए कि उस समय वो मुलायम सिंह यादव के समर्थन में थे और इसी वजह से उनका नाम विवाद से जुड़ गया। ये भी कहा गया कि उस दौरान उन्होंने मायावती को चप्पल
तक दिखाई थी। लेकिन राजा भैया ने इन सभी आरोपों को पूरी तरह से खारिज भी कर दिया। उनका कहना था कि वो समय वहां पर मौजूद ही नहीं थे और ना ही उनका ऐसा कोई व्यवहार किया था, क्योंकि ये उनके संस्कारों और राजनीतिक सोच के बिल्कुल खिलाफ है। इसके बावजूद ये घटना उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा मोड़ बन गई। इसके बाद बीएसपी और बीजेपी के गठबंधन से मायावती पहली बार मुख्यमंत्री बनी और राज्य की राजनीति एक नए दौर में प्रवेश कर गई, जहां गठबंधन, विश्वास और विवाद तीनों एक साथ चलते थे। लेकिन ये गठबंधन भी ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल सका और बढ़ते तनाव के चलते मायावती को मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा। इसके बाद उत्तर प्रदेश में राजनीतिक अस्थिरता और गहराने लगी और हालात इतने बिगड़ गए कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। यह पूरा दौर यूपी की राजनीति के लिए बेहद उथल-पुथल भरा था। यहां गठबंधन बदल रहे थे, सरकारें गिर रही थी और सत्ता का संतुलन लगातार बदलता जा रहा था। उधर साल 1996 में राजा भैया के खिलाफ एक बड़ा मामला सामने आया। दरअसल 1996 में प्रतापगढ़ जिले के कुंडा क्षेत्र के दिलेरगंज गांव में एक बड़ी और बेहद विवादित घटना हुई, जिसे दिलेरगंज कांड कहा जाता है। यह घटना बाद में राजा भैया के राजनीतिक जीवन से जुड़ा एक बड़ा विवाद बन गई। दरअसल दिलेरगंज गांव मुख्य रूप से मुस्लिम बाहुल्य था, जहां एक सशस्त्र भीड़ ने रात के अंधेरे में गांव पर अचानक हमला कर दिया। हमलावरों ने गांव के लगभग 20 से 31 घरों को आग के हवाले कर दिया। इस दौरान 3 से 4 युवा मुस्लिम लड़कियों, जिनकी उम्र 8 से 16 साल के बीच थी, उनके साथ दुष्कर्म किया गया। इसके बाद उनकी निर्मम हत्या कर दी गई और उनके शवों को काटकर पास के तालाब या नदी में फेंक दिया गया। गांववासी इतने भयभीत थे कि आग बुझाने के लिए कोई भी आगे नहीं आया। तालाब महज 100 मीटर की दूरी पर होने के बावजूद किसी ने बाल्टी भरकर पानी भी नहीं निकाला। जिसके बाद इस हमले को राजा भैया के समर्थकों द्वारा अंजाम दिए जाने का गंभीर आरोप लगा। कहा गया कि 1996 के विधानसभा चुनाव से पहले कुछ स्थानीय मुस्लिमों ने राजा भैया की उम्मीदवारी का विरोध किया था। उसी का बदला लेने के लिए यह हमला कराया गया था। इस कांड में राजा भैया का नाम पहली बार बड़े स्तर पर आरोपी के रूप में सामने आया। हालांकि राजा भैया ने सभी आरोपों से हमेशा इनकार किया है। उन्होंने कहा कि यह घटना जरूर हुई, लेकिन उसमें उनका या उनके समर्थकों का कोई हाथ नहीं था। उन्होंने इसे इलाके की पुरानी रंजिश और सामाजिक तनाव का परिणाम बताया। हालांकि इस पूरे विवाद के बाद राजा भैया की छवि एक और अलग ही रूप में स्थापित होने लगी। समर्थकों के बीच वो एक मजबूत और प्रभावशाली नेता के रूप में देखे जाने लगे, जबकि विरोधियों के बीच उन्हें एक बाहुबली नेता के तौर पर देखा जाने लगा। वहीं अब उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद 1996 में दोबारा विधानसभा चुनाव हुए। इस चुनाव में राजा भैया ने एक बार फिर से कुंडा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और जीत हासिल भी की। ये मुकाबला काफी चर्चा में रहा, क्योंकि उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार शिव नारायण सिंह मैदान में थे और उस समय बीजेपी के वरिष्ठ नेता कल्याण सिंह भी उनके समर्थन में प्रचार कर रहे थे। चुनाव प्रचार के दौरान एक बयान भी काफी विवाद में आ गया था। कल्याण सिंह ने एक रैली में राजा भैया को लेकर कुंडा का गुंडा जैसा शब्द इस्तेमाल कर दिया था, जो बाद में खूब चर्चा में भी रहा और चुनावी माहौल का बड़ा मुद्दा भी बन गया। हालांकि चुनाव जीतने के बाद राजा भैया खुद कल्याण सिंह से मिलने गए और कहा कि इस तरह की टिप्पणी से उन्हें और उनके क्षेत्र के लोगों को काफी ज्यादा ठेस पहुंची है। लेकिन कल्याण सिंह ने इस पूरे विवाद को ज्यादा आगे नहीं बढ़ाया। उन्होंने सरल अंदाज में कहा, अब तो आप चुनाव जीत गए हो, बधाई हो। हालांकि ये सिर्फ एक चुनाव नहीं था, ये वो मोड़ था जिसने आगे चलकर मायावती और राजा भैया के बीच ऐसी दुश्मनी पैदा कर दी जिसकी गूंज सालों तक उत्तर प्रदेश की राजनीति में सुनाई देती रही। दरअसल 1996 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से किसी भी पार्टी को कोई भी पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाई थी। सत्ता का खेल अधर में लटक गया और यूपी में 6 महीने तक राष्ट्रपति शासन लगा रहा। लेकिन राजनीति में खाली जगह ज्यादा देर तक नहीं खाली रहती। आखिरकार बीजेपी और बीएसपी ने एक बार फिर से समझौता किया। फैसला हुआ कि दोनों पार्टियां 6-6 महीने के लिए मुख्यमंत्री पद साझा करेंगी। शर्तों के मुताबिक पहले मायावती मुख्यमंत्री बनी, लेकिन असली तूफान तो तब शुरू हुआ जब 6 महीने बाद बीजेपी की तरफ से कल्याण सिंह के मुख्यमंत्री बनने की बारी आई और मायावती इसके खिलाफ थी। दोनों दलों के बीच जबरदस्त खींचतान शुरू हो गया। राजनीतिक गलियारों में तनाव चरम पर था। काफी दबाव और बातचीत के बाद आखिरकार मायावती राजी हुई और 21 सितंबर 1997 को कल्याण सिंह यूपी के मुख्यमंत्री बन गए।
लेकिन ये गठबंधन अब अंदर से टूट चुका था। कल्याण सिंह के मुख्यमंत्री बनने के महज 1 महीने बाद ही मायावती ने बीजेपी सरकार से समर्थन वापस ले लिया। सत्ता पर संकट मंडराने लगा। कल्याण सिंह सरकार को बहुमत साबित करने के लिए सिर्फ 36 घंटे का समय मिला और यहीं से इस पूरी कहानी में एंट्री होती है राजा भैया की। उस दौर में राजा भैया एक निर्दलीय विधायक थे, लेकिन उनकी पकड़ और राजनीतिक पहुंच बेहद ही मजबूत मानी जाती थी। कहा जाता है कि उनका बीजेपी नेता राजनाथ सिंह से करीबी रिश्ता था। सरकार बचाने की जिम्मेदारी अब राजा भैया के कंधों पर थी। इसके बाद यूपी की राजनीति में एक ऐसा खेल शुरू हुआ जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। राजा भैया ने बीएसपी के 12 विधायकों को अलग करवा दिया। इन विधायकों ने मिलकर एक नई पार्टी बनाई, जनतांत्रिक बहुजन समाज पार्टी। इतना ही नहीं, कांग्रेस के 22 विधायकों को भी तोड़ा गया, जिन्होंने लोकतांत्रिक कांग्रेस नाम से अलग गुट बना लिया। अब बीएसपी और कांग्रेस से टूटे इन विधायकों, कुछ निर्दलीयों और आरएलडी के समर्थन से कल्याण सिंह आखिरकार विधानसभा में बहुमत साबित करने में सफल हो गए। सरकार बच गई और इस राजनीतिक चमत्कार के पीछे सबसे बड़ा नाम था राजा भैया। इस घटना के बाद राजा भैया का राजनीतिक कद अचानक बहुत बड़ा हो गया। पहली बार उन्हें कल्याण सिंह सरकार में मंत्री बनाया गया और प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई। लेकिन सत्ता बचाने के लिए चली यही राजनीति चाल आगे चलकर मायावती और राजा भैया के बीच एक ऐसी गहरी दीवार बन गई जो आने वाले वर्षों में खुली दुश्मनी में बदल गई। दरअसल साल 2002 में उत्तर प्रदेश में एक बार फिर विधानसभा चुनाव हुए और हमेशा की तरह राजा भैया ने कुंडा सीट से निर्दलीय चुनाव जीतकर अपनी ताकत का एहसास करा दिया। लेकिन यूपी की राजनीति का समीकरण फिर वहीं आकर अटक गया। किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। सत्ता के लिए एक बार फिर बीजेपी और बीएसपी साथ आए और गठबंधन सरकार बनी। मायावती दोबारा मुख्यमंत्री बनी। हालांकि इस बार बीजेपी की एक खास शर्त थी कि राजा भैया को मंत्रिमंडल में जगह दी जाए। बीजेपी के कई बड़े नेता उन्हें अपना करीबी मानते थे और सरकार के लिए भरोसेमंद सहयोगी समझते थे, लेकिन मायावती इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। मायावती अच्छी तरह जानती थी कि राजा भैया की छवि एक दबंग और विवादित नेता की रही है। उन पर कई गंभीर आरोप लग चुके हैं और उन्हें सरकार में शामिल करना राजनीतिक तौर पर बड़ा जोखिम माना जा सकता था। इसलिए मायावती ने बीजेपी की इस मांग को साफ शब्दों में ठुकरा दिया। यहीं से दोनों नेताओं के बीच टकराव खुलकर सामने आ गया। राजा भैया इस फैसले से बेहद ही नाराज हो गए और नाराजगी इतनी बड़ी कि अक्टूबर 2002 में उन्होंने करीब 8 निर्दलीय विधायकों के साथ मिलकर मायावती सरकार से समर्थन वापस लेने का ऐलान कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने राज्यपाल विष्णुकांत शास्त्री को अविश्वास प्रस्ताव पत्र सौंपकर सरकार को बहुमत साबित करने की चुनौती भी दे डाली। आपको बता दें कि उस वक्त बीजेपी के अंदर भी हलचल मच गई थी। पार्टी के लगभग 12 विधायक भी सरकार से नाराज बताए जा रहे थे और समर्थन वापसी के मूड में थे। हालांकि बीजेपी हाईकमान ने किसी तरह हालात संभाल लिए और बगावत को खुलकर सामने नहीं आने दिया। आखिरकार राज्यपाल ने तुरंत विशेष सत्र बुलाने और सरकार गिराने की मांग खारिज कर दी। वहीं मायावती सरकार बच गई, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने मायावती और राजा भैया के रिश्तों में ऐसी दरार डाल दी जो आगे चलकर उत्तर प्रदेश की राजनीति की सबसे चर्चित दुश्मनियों में बदल गई। दरअसल मायावती सरकार के खिलाफ बगावत का बिगुल फूकने के कुछ ही दिनों बाद रघुराज प्रताप सिंह पर सरकार का शिकंजा कसना शुरू हो गया। फिर आई 2 नवंबर 2002 की वो सुबह जब करीब 4 बजे पुलिस और एसटीएफ की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए राजा भैया को गिरफ्तार कर लिया। उनकी गिरफ्तारी ने पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया। मुख्य आरोप था कि उन्होंने बीजेपी विधायक पूरन सिंह बुंदेला का अपहरण कराया और उन्हें धमकाकर मायावती सरकार के खिलाफ बयान देने के लिए मजबूर किया। ये गिरफ्तारी मुख्यमंत्री मायावती के सीधे आदेश पर हुई थी, लेकिन मामला सिर्फ गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रहा। जी हां, साल 2003 रघुराज प्रताप सिंह को जेल गए अभी कुछ ही महीने हुए थे, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनका नाम अब भी तूफान की तरह गूंज रहा था। दूसरी तरफ मायावती पूरी ताकत के साथ उनके खिलाफ मोर्चा खोले हुए थी। मायावती सरकार ने बद्री में राजा भैया के पिता उदय प्रताप सिंह के महल और बेती में राजा भैया की कोठी पर छापेमारी करवाई। पुलिस, एसटीएफ और प्रशासनिक अधिकारियों की भारी टीम जब महल के अंदर दाखिल हुई तो पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। लेकिन इसी दौरान एक ऐसी कहानी फिर से चर्चा में आने लगी जिसने राजा भैया की छवि को और भी ज्यादा रहस्यमय और खौफनाक बना दिया। ये कहानी थी बेती महल के पीछे वाले तालाब की। स्थानीय लोगों के मुताबिक महल के पीछे एक बड़ा, गहरा और बेहद शांत तालाब था।
चारों तरफ ऊंचे पेड़, वीरान सा माहौल और रात के सन्नाटे में पानी की हल्की आवाजें उस जगह को और डरावना बना देती थी। गांव के बुजुर्ग धीमी आवाज में कहते थे, ऊपर से तो वो सिर्फ तालाब दिखता है, लेकिन उसके अंदर क्या है ये कोई नहीं जानता। सालों तक इलाके में अफवाहें फैलती रहीं कि उस तालाब में मगरमच्छ पाले गए थे। कुछ लोग दावा करते थे कि राजा भैया अपने दुश्मनों को डराने के लिए तालाब का नाम लिया करते थे और गांव में ऐसी कहानियां सुनाई जाती थी कि अगर कोई उनके खिलाफ जाने की कोशिश करता तो उसे तालाब वाली बात याद दिला दी जाती थी या उसे उस तालाब में फेंक दिया जाता था और मगरमच्छ उसे खा जाते थे। हालांकि राजा भैया ने हमेशा इन तमाम आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कई बार कहा कि उस तालाब में मगरमच्छ नहीं बल्कि सिर्फ मछलियां पाली जाती थी। उनका कहना था कि राजनीतिक दुश्मनी और उनकी दबंग छवि की वजह से कहानियों को बढ़ा चढ़ाकर इस पूरे राजनीतिक भूचाल में गढ़ा गया था। हालांकि जब छापेमारी हुई तो उसमें से एक नरकंकाल बरामद किया गया था। कहा जाता है कि वो कंकाल कुंडा क्षेत्र के ही संतोष मिश्रा का था। दरअसल स्थानीय लोगों के बीच प्रचलित कहानी के मुताबिक संतोष मिश्रा एक दिन स्कूटर से जा रहे थे। कहा जाता है कि रास्ते में उनका स्कूटर रघुराज प्रताप सिंह के काफिले यानी जीप से बेहद करीब आ गया या फिर उन्होंने काफिले को ओवरटेक करने की कोशिश की। इसके बाद माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। अफवाहें और स्थानीय चर्चाओं के अनुसार राजा भैया के लोगों ने संतोष मिश्रा को उठा लिया, उनकी बेरहमी से पिटाई की और बाद में उनकी हत्या कर दी। लोगों के बीच ये भी कहा जाता रहा कि शव को बेती वाले तालाब में फेंक दिया गया था। बताया जाता है कि यह घटना करीब 2001 के आसपास की है। हालांकि इस कहानी को लेकर कभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई और ना ही अदालत में ऐसा कोई आरोप साबित हुआ। लेकिन जब तालाब से शव मिलने की खबरों ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी तो मायावती सरकार ने बड़ा कदम उठाया। 16 जुलाई 2003 को प्रशासन ने बेती वाले उस चर्चित तालाब को अपने कब्जे में ले लिया और मायावती सरकार ने उस पूरी जगह को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार घोषित कर दिया। इधर उदय प्रताप सिंह के भद्री स्थित महल पर भी मायावती सरकार की बड़ी छापेमारी हुई। छापेमारी के दौरान प्रशासन ने यह दावा किया कि महल से AK-47 और AK-56 जैसी असॉल्ट राइफल समेत कई हथियार बरामद हुए हैं। इसके बाद राजा भैया, उनके पिता उदय प्रताप सिंह और चचेरे भाई अक्षय प्रताप सिंह पर बेहद ही गंभीर आरोप लगाए गए। मायावती सरकार का आरोप था कि हथियार मुख्यमंत्री मायावती की हत्या की साजिश के लिए रखे गए थे। इसी आधार पर उनके खिलाफ पोटा की सख्त धाराएं लगाई गई। अब मामला सिर्फ बाहुबली राजनीति या दबंगई तक सीमित नहीं रहा। सरकार ने राजा भैया को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताना शुरू कर दिया। उनकी छवि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश की गई जो सिर्फ अपराध और राजनीति तक सीमित नहीं बल्कि आतंकवाद और सुरक्षा से जुड़े गंभीर आरोपों के घेरे में है। आपको बता दें कि उस वक्त राजा भैया पहले से ही जेल में बंद थे। बाद में उनके पिता उदय प्रताप सिंह और चचेरे भाई अक्षय प्रताप सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इस पूरी कार्रवाई ने उत्तर प्रदेश की राजनीति को पूरी तरह से गरमा दिया और मायावती बनाम राजा भैया की लड़ाई अब निजी दुश्मनी से आगे बढ़कर खुली राजनीतिक जंग बन चुकी थी। इधर मायावती से टकराव लगातार बढ़ता जा रहा था तो दूसरी तरफ राजा भैया की नजदीकियां मुलायम सिंह यादव से बढ़ने लगी थी। वहीं 2003 अगस्त महीने आते आते बीजेपी और बीएसपी के बीच फिर एक बड़ा खींचतान शुरू हुआ और आखिरकार अगस्त 2003 में गठबंधन टूट गया और मायावती सरकार गिर गई। मायावती को मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह थी कि उस वक्त राजा भैया जेल में बंद होने के बावजूद यूपी की राजनीति में पूरी तरह सक्रिय थे। कहा जाता है कि सरकार गिरने के बाद उन्होंने एक बड़ी राजनीतिक चाल चली। जी हां, बीएसपी के करीब 37 विधायकों को तोड़कर समाजवादी पार्टी के समर्थन में लाने में उनकी अहम भूमिका रही। राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि राजा भैया ने इन विधायकों को बीएसपी से अलग करवाने में पर्दे के पीछे बड़ा खेल खेला। इन विधायकों के समर्थन से मुलायम सिंह यादव विधानसभा में बहुमत साबित करने में सफल हो गए और सितंबर 2003 में एक बार फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। अब सत्ता बदल चुकी थी और इसके साथ ही राजा भैया की किस्मत भी बदलने लगी। मुलायम सिंह और राजा भैया के रिश्ते काफी अच्छे माने जाते थे। ऐसे में नई सरकार ने राजा भैया के खिलाफ लगे पोटा केस की समीक्षा शुरू करवाई। इसके लिए एक जांच समिति भी बनाई गई जिसने बाद में इस पूरे मामले को राजनीतिक साजिश करार देने की दिशा में रिपोर्ट तैयार की। यानी जिस पोटा कानून के तहत मायावती सरकार ने राजा भैया को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया था, वही मामला अब नई सरकार में राजनीतिक प्रतिशोध के तौर पर देखा जाने लगा। वैसे इस पूरी राजनीतिक लड़ाई के बीच राजा भैया की निजी जिंदगी भी काफी मुश्किल दौर से गुजर रही थी।
जिस समय रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया जेल में बंद थे, उसी दौरान उनकी पत्नी भानवी देवी प्रेग्नेंट थी। कहा जाता है कि अपने बच्चों के जन्म के समय भी राजा भैया जेल में ही थे और वो उस पल में अपने परिवार के साथ मौजूद नहीं रह पाए। हालांकि बाद में जब उनकी तबीयत खराब हुई तो उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पर उन्हें पहली बार अपने बच्चों के मिलने का मौका मिला। फिर वक्त ने करवट ली। 18 मई 2004 को पोटा मामले में राजा भैया को जमानत मिल गई और वो जेल से बाहर आ गए। जेल से बाहर आते ही उनकी राजनीति भी फिर पटरी पर लौट आई। मुलायम सिंह यादव सरकार ने साल 2004 में उन्हें कैबिनेट मंत्री बना दिया। उन्हें फूड एंड सिविल सप्लाईज विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई। साथ ही जेल मंत्री का पद भी दिया गया। यानी जिस शख्स ने कुछ समय पहले खुद जेल की सलाखों के पीछे दिन बिताए थे, वही अब उत्तर प्रदेश की जेल व्यवस्था संभाल रहा था। इतना ही नहीं, मुलायम सिंह सरकार ने राजा भैया को एक और बड़ी राहत दी। मायावती सरकार द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार घोषित किया गया। उनका करीब 600 एकड़ का तालाब भी उन्हें वापस कर दिया गया। लेकिन राजा भैया को अपना चर्चित तालाब ज्यादा समय तक वापस नहीं मिल पाया। साल 2007 में उत्तर प्रदेश की राजनीति ने फिर बड़ा मोड़ लिया। विधानसभा चुनाव में मायावती की पार्टी बीएसपी को पूर्ण बहुमत मिला और मायावती एक बार फिर पूरे दमखम के साथ प्रदेश की मुख्यमंत्री बन गई। सत्ता में वापसी के बाद मायावती ने उन फैसलों को फिर से लागू करना शुरू किया जिन्हें मुलायम सिंह सरकार के दौरान बदला गया था। इस क्रम में बेती का वही चर्चित तालाब, करीब 600 एकड़ वाला तालाब भी दोबारा सरकार के कब्जे में ले लिया गया और उसे फिर से पक्षी विहार घोषित कर दिया गया। अब इसी दौरान साल 2009 आते आते राजा भैया एक बड़े हादसे का शिकार हो गए। दरअसल राजा भैया को घुड़सवारी, लग्जरी गाड़ियों और हवाई जहाज उड़ाने का बेहद ही शौक था, लेकिन एक दिन यही शौक उनकी जान पर भारी पड़ गया। दरअसल मार्च 2009 में राजा भैया अपनी 2 सीटर माइक्रोकोलाइट एयरक्राफ्ट से उड़ान भर रहे थे। बताया जाता है कि प्रतापगढ़ कौशाम्बी बॉर्डर के पास हटगांव क्षेत्र के धीमी गांव के नजदीक लैंडिंग के दौरान उनके विमान के इंजन में अचानक तकनीकी खराबी आ गई। स्थिति इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि एयरक्राफ्ट को हाईवे पर इमरजेंसी क्रैश लैंडिंग करानी पड़ी। मौके पर अफरा तफरी मच गई। बताया जाता है कि राजा भैया और उनके साथ मौजूद ट्रेनर जुल्फिकार अली भुट्टो ने किसी तरह से विमान से कूदकर अपनी जान बचाई। हालांकि इस हादसे में राजा भैया बेहद ही गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके पैर और रीढ़ की हड्डी में गहरी चोटें भी आई, जिसके बाद पहले उन्हें इलाहाबाद के अस्पताल में भर्ती कराया गया, फिर बेहतर इलाज के लिए लखनऊ ले जाया गया। आपको बता दें कि उनकी टांग में लगी चोट इतनी गंभीर थी कि लंबे समय तक वो अस्पताल और बिस्तर तक सीमित हो गए। इसका असर उनकी राजनीति और जनसंपर्क पर भी पड़ा था। लेकिन विवादों ने यहां भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। हादसे के बाद राज्य पुलिस और डीजीसीए से जुड़ी रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि एयरक्राफ्ट उड़ाने के लिए जरूरी अनुमति और नियमों का ठीक तरह से पालन नहीं किया गया था। यह भी आरोप लगे कि विमान प्रतिबंधित या संवेदनशील क्षेत्र के ऊपर उड़ाया गया था और बाद में बिना उचित अनुमति विमान उड़ाने को लेकर केस दर्ज होने की खबरें भी सामने आई। वही साल 2010 में जब उत्तर प्रदेश में मायावती की बीएसपी सरकार सत्ता में थी, तब राजा भैया को एक बार फिर जेल जाना पड़ा। इस बार मामला प्रतापगढ़ के कुंडा इलाके में पंचायत चुनाव के दौरान हुई हिंसा और एक बीडीसी सदस्य के कथित अपहरण से जुड़ा था। दरअसल 19 दिसंबर 2010 को ब्लॉक प्रमुख और बीडीसी चुनाव के दौरान इलाके में जबरदस्त तनाव फैल गया। आरोप लगा कि एक बीडीसी सदस्य का अपहरण कर लिया गया है और कुंडा क्षेत्र में सड़क पर करीब 2 घंटे तक फायरिंग होती रही। पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। इसके बाद बीएसपी नेता मनोज शुक्ला की शिकायत पर कुंडा कोतवाली में राजा भैया और उनके कई करीबी नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। उन पर अपहरण, फायरिंग और थाने के आसपास हिंसा फैलाने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए और इसी मामले में 20 दिसंबर 2010 को राजा भैया को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। बताया जाता है कि इस केस में वह करीब 1 साल तक जेल में बंद रहे। बाद में प्रदेश में सत्ता बदलने और राजनीतिक परिस्थितियां बदलने के बाद उन्हें राहत मिली और जमानत पर रिहाई हो गई। हालांकि मुकदमा वर्षों तक चलता रहा। फिर लगभग 14 साल बाद 2024 में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस मामले में बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने सबूतों के अभाव में राजा भैया समेत 20 लोगों को बरी कर दिया। इधर अब साल 2012 आ चुका था। मायावती सरकार का कार्यकाल खत्म हुआ और उत्तर प्रदेश में फिर से विधानसभा चुनाव हुए। इस बार अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना ली। उधर राजा भैया ने भी एक बार फिर अपनी ताकत साबित करते हुए कुंडा सीट से 5वीं बार निर्दलीय चुनाव जीत लिया। सत्ता बदली और लेकिन राजा भैया का प्रभाव कायम रहा। यही वजह थी कि अखिलेश यादव सरकार में भी उन्हें खाद्य मंत्रालय के साथ साथ जेल मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई। लेकिन मंत्री बनने के महज 1 साल के भीतर ही एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे प्रदेश की राजनीति को हिला कर रख दिया।
तारीख थी 2 मार्च, साल था 2013। स्थान प्रतापगढ़ का बलीपुर गांव। समय शाम करीब 4 बजे। गांव के चौराहे पर जमीन विवाद को लेकर बैठक चल रही थी। एक तरफ गांव के प्रधान नन्हे यादव और उनके समर्थक थे, जबकि दूसरी तरफ कामता पाल और उनके बेटे अजय और विजय मौजूद थे। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक बहस अचानक हिंसक हो गई। दोनों पक्षों में हथियार निकल आए और गोलीबारी शुरू हो गई। आरोप है कि कामता पाल के बेटों ने नन्हे यादव को गोली मार दी। एक गोली उनकी पीठ के पीछे लगी और दूसरी जबड़े पर। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं जब नन्हे यादव का शव गांव पहुंचा तो माहौल और भड़क गया। रात करीब 8 बजे बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। हालात बिगड़ते देख पुलिस को सूचना दी गई। इसी बीच डिप्टी एसपी जियाउल हक सादी वर्दी में गांव पहुंचे, लेकिन गांव में प्रवेश करते समय हालात इतने तनावपूर्ण थे कि उनके साथ मौजूद पुलिसकर्मी पीछे ही रुक गए और जियाउल हक आगे बढ़ गए। जैसे ही वो गांव की गली में पहुंचे, उग्र भीड़ ने उन्हें घेर लिया। आरोप है कि नन्हे यादव के भाई सुरेश ने बंदूक की बट से डीएसपी पर हमला किया। धक्का मुक्की में गोली चल गई जो सुरेश की जांग में लग गई। तभी नन्हे यादव का नाबालिग बेटा बबलू वहां पहुंचा। अपने चाचा को घायल देखकर वो बेकाबू हो गया और कथित तौर पर उसने डीएसपी जियाउल हक के सीने में गोली मार दी। कुछ ही देर में जियाउल हक की मौत हो गई। इस हत्या ने पूरे प्रदेश में राजनीतिक भूचाल ला दिया। डीएसपी जियाउल हक की पत्नी परवीन आजाद की ओर से दर्ज एफआईआर में राजा भैया समेत कई लोगों को आरोपी बनाया गया। एफआईआर में गुलशन यादव, हरिओम श्रीवास्तव, रोहित सिंह, संजय सिंह उर्फ गुड्डू और राजा भैया के नाम शामिल थे। उन पर हत्या, साजिश, दंगा और धमकी जैसी गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया। जिसके बाद 3 मार्च 2013 को विपक्ष खासकर बीजेपी और बीएसपी ने अखिलेश सरकार पर तीखा हमला बोला। सवाल उठने लगी कि एक मंत्री पर पुलिस अधिकारी की हत्या की साजिश का आरोप कैसे लग सकता है। उस वक्त राजा भैया विधानसभा में खड़े हुए और खुद को इस पूरे मामले में अलग बताया। उन्होंने मामले की सीबीआई जांच की मांग भी की, लेकिन मामला इतना हाई प्रोफाइल बन चुका था कि सरकार दबाव में आ गई और आखिरकार 4 मार्च 2013 को राजा भैया को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। इस घटना के बाद राजा भैया और अखिलेश यादव के रिश्तों में भी थोड़ी दूरी आने लगी। वहीं सरकार ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी। हालांकि 5 महीनों की सीबीआई ने अपनी जांच में राजा भैया सहित उनके अन्य करीबियों की भूमिका न मिलने की बात कहते हुए केस में क्लोजर रिपोर्ट लगा दी और राजा भैया फिर 2 महीने बाद उसी मंत्री पद की शपथ लेती हैं, जिससे उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। लेकिन जियाउल हक हत्याकांड का मामला अभी खत्म नहीं हुआ। डीएसपी की पत्नी परवीन आजाद सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थी। उनका ये मानना था कि जांच अधूरी है और कई अहम पहलुओं को नजरअंदाज किया गया है। इसी वजह से उन्होंने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी। हालांकि दिसंबर 2022 में हाई कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया और राजा भैया को राहत मिल गई। लेकिन परवीन यही नहीं रुकी, उन्होंने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। इसी बीच मामले में एक और नया सनसनीखेज मोड़ आया। बताया जाता है कि 2016 में जियाउल हक हत्याकांड के आरोपी नन्हे यादव के बेटे पवन ने जेल से परवीन को 3 पन्नों की एक चिट्ठी भेजी। इस पत्र में उसने दावा किया कि डीएसपी जियाउल हक की हत्या राजा भैया के पुराने मैनेजर और कथित शूटर नन्हे सिंह ने ही की थी। चिट्ठी में यह भी आरोप लगाया गया कि जिस समय जियाउल हक को गोली मारी गई वो खड़े हुए थे और बाद में उन्हें सड़क पर लिटा दिया गया। पवन ने दावा किया कि यह हत्या राजा भैया के इशारे पर हुई थी। इस चिट्ठी के सामने आने के बाद परवीन ने इसे नए सबूत के तौर पर पेश करते हुए मामले की दोबारा जांच की मांग की। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भी जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाए। कोर्ट ने टिप्पणी की, सीबीआई ने राजा भैया से जुड़े तथ्यों की गहराई से जांच नहीं की। साथ ही कोर्ट ने पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाए। आखिर डीएसपी जियाउल हक को मौके पर अकेला क्यों छोड़ दिया गया? उनके साथ मौजूद दूसरे पुलिसकर्मियों को कोई चोट क्यों नहीं आई? इन्हीं सवालों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट आदेश दिया कि सीबीआई राजा भैया से जुड़े पहलुओं की दोबारा जांच करे और 90 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करे। जिसके बाद 9 अक्टूबर 2024 लखनऊ में सीबीआई की विशेष अदालत ने जियाउल हक की हत्या के मामले में राजा भैया को आरोप मुक्त कर दिया, लेकिन बाकी 10 आरोपियों को दोषी करार दिया और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। लेकिन परिवार इस फैसले से भी ज्यादा खुश नहीं था, क्योंकि राजा भैया को इस केस में आरोप मुक्त कर दिया गया था, क्योंकि उनके हिसाब से तो गुलशन यादव और राजा भैया ही मुख्य आरोपी थे।
अब कहानी पहुंचती है उस दौर पर जब कभी बेहद ही करीबी माने जाने वाले राजा भैया और अखिलेश यादव के रिश्तों में दरार पड़नी शुरू हुई। साल 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव हुए। अखिलेश यादव का कार्यकाल खत्म हो चुका था और समाजवादी पार्टी इस बार कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही थी। दूसरी तरफ राजा भैया हमेशा की तरह कुंडा सीट से निर्दलीय मैदान में उतरे और एक बार फिर से करीब 1 लाख वोटों के भारी अंतर से जीत दर्ज कर ली। लेकिन प्रदेश की राजनीति पूरी तरह से बदल चुकी थी। बीजेपी ने 312 सीटें जीतकर ऐतिहासिक बहुमत हासिल किया और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बन गए। उधर समाजवादी पार्टी की करारी हार हुई। इस हार के बाद यूपी की राजनीति में एक नया समीकरण बनना शुरू हुआ। समाजवादी पार्टी और बीएसपी की नजदीकियां बढ़ने लगी। लेकिन यही बात राजा भैया को सबसे ज्यादा असहज कर रही थी, क्योंकि उनकी मायावती से पुरानी और खुली राजनीतिक दुश्मनी रही थी। और फिर आया साल 2018, राज्यसभा चुनाव हुए। उस वक्त अखिलेश यादव चाहते थे कि राजा भैया बीएसपी उम्मीदवार भीमराव अंबेडकर को समर्थन दे। शुरुआत में राजा भैया इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। काफी बातचीत और राजनीतिक दबाव के बाद उन्होंने समर्थन का भरोसा दिया। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने ट्विटर पर सार्वजनिक रूप से राजा भैया को धन्यवाद भी कहा और उनके समर्थन का स्वागत किया। दोनों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। ऐसा लग रहा था कि पुरानी दोस्ती अभी भी कायम है। लेकिन वोटिंग के दिन पूरा खेल बदल गया। राजा भैया ने बीएसपी उम्मीदवार की जगह बीजेपी उम्मीदवार को वोट दे दिया। राजनीतिक गलियारों में माना गया कि उन्होंने ऐसा सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनका वोट मायावती की पार्टी को फायदा पहुंचाए। समाजवादी पार्टी ने इसे गद्दारी माना। अखिलेश यादव और सपा नेताओं को लगा कि राजा भैया ने भरोसा तोड़ा है। यही से वो पल था जब दोनों नेताओं के रिश्तों में आई दरार खुलकर सामने आ गई। कहा जाता है कि अखिलेश यादव ने बाद में राजा भैया को धन्यवाद वाला अपना ट्वीट भी डिलीट कर दिया। फिर 2019 लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश ने साफ संकेत दे दिया कि अब राजा भैया के साथ कोई राजनीतिक रिश्ता नहीं रहेगा। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच बयानबाजी खुलकर शुरू हो गई। 2021-2022 के चुनावी माहौल में जब एक पत्रकार ने अखिलेश यादव से राजा भैया को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने तंज भरे अंदाज में जवाब दिया, कौन है राजा भैया। मीडिया ने इसे दोनों के रिश्तों को खत्म होने का सार्वजनिक घोषणा के तौर पर देखा। बाद में अखिलेश यादव ने कुंडा को लेकर कुंडा में कुंडी लगाने जैसा बयान दिया। इसके जवाब में राजा भैया ने अभी पलटवार करते हुए कहा, अभी ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो कुंडा में कुंडी लगा सके। यहीं से दोनों नेता खुलकर एक दूसरे के विरोधी खेमे में दिखाई देने लगे। वहीं 2022 विधानसभा चुनाव में भी राजा भैया ने निर्दलीय रहते हुए समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को हराकर जीत दर्ज की। दूसरी तरफ अखिलेश यादव लगातार उनकी बाहुबली और दबंग छवि को मुद्दा बनाकर हमला करते रहे। हालांकि 2023 और 2024 में दोनों नेताओं की कुछ मुलाकातें जरूर हुई, लेकिन राजनीतिक जानकारों का मानना था कि ये मुलाकातें दोस्ती की वजह से नहीं बल्कि बदलते राजनीतिक समीकरणों और चुनावी गणित का हिस्सा थी। वहीं अगर राजा भैया और योगी आदित्यनाथ के रिश्तों की बात करें तो उसमें भी समय समय पर उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं। साल 2017 में जब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तब से धीरे धीरे राजा भैया और योगी सरकार के बीच अच्छी समझ की चर्चा शुरू होने लगी। राजा भैया कई बार सार्वजनिक मंचों पर योगी सरकार की कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की तारीफ करते नजर आए। इंटरव्यूज और मीडिया बातचीत में भी राजा भैया ये कहते दिखे हैं कि उनके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अच्छे रिश्ते हैं और क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर दोनों के बीच बातचीत होती रहती है। इसके बाद विधानसभा सरकारी कार्यक्रमों और सार्वजनिक आयोजनों में भी दोनों नेताओं की साथ वाली तस्वीरें लगातार सामने आने लगी। राजनीतिक गलियारों में चर्चा होने लगी कि कभी पूरी तरह से निर्भीक निर्दलीय माने जाने वाले राजा भैया अब धीरे धीरे भाजपा और योगी खेमे के करीबी आते जा रहे हैं। हालांकि इसके बावजूद दोनों के रिश्तों में एक दूरी भी हमेशा बनी रही। राजा भैया ने अपनी अलग राजनीतिक पहचान बनाए रखते हुए रघुराज प्रताप सिंह की पार्टी यानी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक को सक्रिय रखा। उन्हें कभी भाजपा में औपचारिक रूप से शामिल नहीं किया गया और ना ही पूरी तरह सत्ता का साझेदार बनाया गया। यही वजह रही कि योगी और राजा भैया के रिश्तों का अक्सर करीबी लेकिन सीमित राजनीतिक समझ के तौर पर देखा गया। और फिर 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान दोनों की नजदीकियों की चर्चा फिर से तेज हो गई। खासकर एक तस्वीर जिसमें राजा भैया योगी आदित्यनाथ के पैर छूते नजर आए, काफी वायरल हुई। इसके अलावा राजा भैया के कुछ बयानों को भी भाजपा और योगी सरकार के समर्थन के संकेत के रूप में देखा गया। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इन सब के बावजूद भाजपा ने अब तक राजा भैया को पूरी तरह अपने राजनीतिक ढांचे का हिस्सा नहीं बनाया है। यानी रिश्तों में नजदीकी जरूर दिखती है, लेकिन दोनों के बीच एक रणनीतिक दूरी आज भी
कायम है। तो अब तक बात हुई रघुराज प्रताप सिंह यानी राजा भैया के राजनीतिक विवादों की, लेकिन उनकी जिंदगी का एक और अध्याय ऐसा है जिसने हाल के वर्षों में काफी ज्यादा सुर्खियां बटोरी। उनका पारिवारिक विवाद। जी हाँ, राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी सिंह के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है, जो अब खुलकर सार्वजनिक लड़ाई में बदल चुका है। आपको बता दें कि दोनों की शादी साल 1995 में हुई थी। भानवी सिंह बस्ती राजघराने से जुड़े कुंवर रवि प्रताप सिंह की बेटी है। इस शादी से उनके 4 बच्चे हुए, बेटियां राघवी कुमारी और राजेश्वरी, जबकि जुड़वा बेटे शिवराज प्रताप सिंह और ब्रजराज प्रताप सिंह। वहीं शुरुआती वर्षों में दोनों का रिश्ता काफी अच्छा माना जाता था, लेकिन धीरे धीरे रिश्तों में तनाव बढ़ने लगा और साल 2010 के आसपास मतभेद खुलकर सामने आने लगे। वहीं साल 2015 तक आते आते ये विवाद काफी ज्यादा गंभीर हो गया। भानवी सिंह ने राजा भैया पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने घरेलू हिंसा, मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना, धमकी और अवैध संबंधों जैसे आरोप सार्वजनिक रूप से लगाए। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी चर्चा रही कि उन्होंने घर में दूसरी महिलाओं के कपड़े मिलने और अतिरिक्त वैवाहिक संबंधों को लेकर सवाल उठाए। इसी विवाद में उनकी छोटी बहन साध्वी सिंह का नाम भी चर्चाओं में आया। दूसरी तरफ राजा भैया ने अदालत में मानसिक क्रूरता और घर छोड़ने को आधार बताकर तलाक की मांग की। विवाद समय के साथ और ज्यादा तीखा होता गया। साल 2025 में भानवी सिंह ने प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ में 839 पन्नों की शिकायत भेजी, जिसमें उन्होंने राजा भैया पर अवैध विदेशी हथियार रखने जैसे गंभीर आरोप तक लगाए। वहीं कई सालों से दोनों अलग अलग रह रहे हैं। बताया जाता है कि बेटियां अपनी मां के साथ ज्यादातर दिल्ली में रहती हैं, जबकि बेटे अपने पिता के साथ कुंडा और प्रतापगढ़ में रहते हैं। हालांकि इस विवाद के सबसे ज्यादा चर्चा उनकी बड़ी बेटी राघवी सिंह की रही, जो शूटिंग खिलाड़ी भी बताई जाती हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर अपने पिता पर गंभीर आरोप लगाए। राघवी ने दावा किया कि उनकी मां पर फर्जी केस लगाए जा रहे हैं, परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है और जान से मारने तक की धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने योगी सरकार और पुलिस प्रशासन पर भी पक्षपात के आरोप लगाए। यहां तक कि उन्होंने घर के गेट और कार में आग लगाए जाने की सीसीटीवी फुटेज भी सोशल मीडिया पर साझा की। वहीं दूसरी तरफ राजा भैया के बेटे शिवराज प्रताप सिंह और ब्रजराज प्रताप सिंह खुलकर अपने पिता के समर्थन में सामने आए। उन्होंने अपनी मां पर परिवार की छवि खराब करने, राजनीतिक साजिश का हिस्सा बनने और संपत्ति विवाद का मुद्दा बनाने जैसे आरोप लगाए। बेटों का कहना था कि उनकी मां खुद अलग रहना चाहती हैं और लगाए जा रहे आरोप गलत हैं, जिसके बाद भानवी सिंह ने ट्विटर पर अपने बेटे को संबोधित करते हुए पोस्ट किया, प्रिय बेटा बड़कू, नवरात्रि का अवसर है, घर घर में आरती हो रही है, पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी ना कुमाता सुनी। मुझे ये भरोसा नहीं हो रहा है कि वाकई में मेरा कोई बेटा कपूत भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर ये पूरा पारिवारिक विवाद अब माँ बेटे के बीच भी खुलकर आ गया है। बेटियां खासकर राघवी माँ के साथ है, जबकि दोनों बेटे पिता के साथ खड़े हैं। वहीं ये मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। कुछ मामलों में भानवी सिंह को राहत मिली है, लेकिन विवाद अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है और आज ये लड़ाई सिर्फ पति पत्नी और के बीच का निजी विवाद नहीं रह गई, बल्कि सोशल मीडिया, राजनीति और सत्ता के गलियारों तक फैल चुकी है। एक तरफ भानवी सिंह और उनकी बेटियां सबूतों और वीडियो के साथ आरोप लगा रही हैं, तो दूसरी तरफ राजा भैया और उनके बेटे इसे राजनीतिक और पारिवारिक साजिश बता रहे हैं। हालांकि इस पूरे विवाद ने राजा भैया की छवि पर नया असर डाला है। अब उनकी चर्चा सिर्फ एक बाहुबली नेता या राजनीतिक खिलाड़ी के रूप में नहीं, बल्कि परिवार और निजी जीवन से जुड़े विवादों के संदर्भ में भी होने लगी है। वैसे अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई बाहुबली नेता आए, जैसे मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और धनंजय सिंह, लेकिन रघुराज प्रताप सिंह की छवि हमेशा सबसे अलग रही, क्योंकि राजा भैया कभी पूरी तरह से किसी एक पार्टी के मोहताज नहीं दिखे। उन्होंने लगभग पूरी राजनीति निर्दलीय ताकत और व्यक्तिगत प्रभाव के दम पर ही की। समर्थकों की नजर में उनकी छवि किसी बाहुबली से ज्यादा रॉबिन हुड जैसी रही। इलाके में आज भी कई लोग उन्हें गरीबों की मदद करने वाला
नेता बताते हैं। कहा जाता है कि शादी ब्याह से लेकर जमीन विवाद तक लोग सीधे राजा भैया के दरबार तक ही पहुंचते हैं। कई लोगों का ये तो दावा रहा है कि प्रशासन से पहले मदद राजा भैया के यहाँ पर मिलती थी। शायद यही वजह रही कि इतने विवाद, मुकदमे और आरोपों के बावजूद उनका जनाधार कभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। लेकिन दूसरी तरफ आलोचक उन्हें उस दौर का प्रतीक भी मानते हैं जब उत्तर प्रदेश की राजनीति में लोकतंत्र से ज्यादा बाहुबल का असर दिखाई देता था। राजा भैया के नाम से जुड़ी कहानियां आज भी लोगों के बीच तैरती हैं। AK-47, बेटी का तालाब, मगरमच्छ, महल, डर, गुप्त नेटवर्क, लेकिन इन कहानियों में से कई बातें कभी आधिकारिक रूप से साबित नहीं हुई और यही वजह रही कि राजा भैया की कहानी आधी राजनीति, आधी रहस्य और आधी लोक कथा जैसी लगती है। तो आखिर राजा भैया है कौन? क्या वो सिर्फ एक बाहुबली नेता है या फिर उस सिस्टम की उपज जहां जनता प्रशासन से ज्यादा दबंग नेताओं पर भरोसा करने लगी? एक तरफ उन पर गंभीर आरोप लगे, वो जेल गए, उन पर पोटा जैसे सख्त कानून लगे, तो दूसरी तरफ वो लगातार चुनाव भी जीतते रहे, मंत्री बने और आज भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में प्रभाव रखते हैं। इसलिए कुंडा में आज भी लोग धीमी आवाज में ये जरूर कहते हैं कि सरकार किसी की भी हो, लेकिन कुंडा में असर आज भी राजा भैया का ही चलता है। तो अब सवाल आप लोगों से है, क्या राजा भैया सिस्टम से लड़ने वाले एक दबंग नेता है या बाहुबली राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा? क्या वो गरीबों के मसीहा है? क्या वो राजनीतिक साजिशों के शिकार रहे या फिर उस राजनीति का हिस्सा जहां सत्ता और डर साथ साथ चलते हैं? हमें कमेंट करके अपनी जरूर राय बताइएगा। बाकी तब तक के लिए देखते रहिए द लोकसभा।